हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृतिकरण। ठीक है, संस्कृतिकरण को आज हम यहाँ पे पूरे तरह से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि संस्कृतिकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपने सोशल चेंज बार बार सुना होगा कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, मतलब समय के साथ और ज़रूरत के हिसाब से जो समाज में चेंजेस आते हैं, ठीक है, हमारे रीति रिवाज में, खान पान में, बोलचाल में, इन सभी में जो चेंजेस आते हैं उसको हम सोशल चेंज कहते हैं। उसी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं संस्कृतिकरण जो है वो भी कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं रिलेट करती है। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग की बात करते हैं कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। सोशल चेंज में क्या होता है कि आप किसी को भी अपने जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन लेके आ रहे हैं, लेकिन संस्कृतिकरण क्या होता है? संस्कृतिकरण वो होता है जिसमें आप अपने जीवन में जो चेंज लेके आ रहे हैं वो किसी को फॉलो करने पर आप लेके आ रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कोई निम्न हिंदू जाति, कोई ऐसी हिंदू जाति जो कि किसी उच्च हिंदू जाति के खान पान, पहनावे को देखकर उसको अपनाने की कोशिश करती है, इसको हम संस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप अपने जो कल्चर है उसको छोड़कर आप जो आपसे ऊंची जाति का है या आपसे बड़े ओहदे पर कोई भी जाति है या धर्म है, उसके खान पान, पहनावा, बातचीत करने का तरीका, जो रहन सहन का तौर तरीका है, उसको आप फॉलो करके उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम संस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप अपनी संस्कृति से किसी दूसरी संस्कृति में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे उस हमसे उच्च जाति की जो रीति रिवाज है, कर्मकांड, विचारधारा हैं, वो कैसी भी हो, लेकिन हम उन्हें उनके रंग में रंगने की कोशिश करते हैं, तो इसको संस्कृतिकरण कहा जाता है। अब यहाँ आप फोटो देख सकते हैं, ये है हमारे श्रीनिवास जी। तो समाजशास्त्री साहित्य में संस्कृतिकरण की संकल्पना के जनक डॉक्टर M.N. श्रीनिवास को ही माना जाता है। यानी संस्कृतिकरण कहीं भी आपको देखने मिल जाता है तो इससे रिलेटेड बहुत हद तक जो है, बहुत ज़्यादा जो काम किया है वो M.N. श्रीनिवास जी ने ही किया है। इन्होंने बहुत सारी डेफिनेशंस भी दी हैं और पूरा कॉन्सेप्ट आप इन्हीं के इर्द गिर्द पाओगे। ठीक है, अब हम बातचीत करते हैं कि संस्कृतिकरण जो है उसकी विशेषताएँ क्या हैं या फिर उसके करैक्टरिस्टिक्स की बातचीत करते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में जाति अथवा समूह के रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति, ठीक है, और जीवन पद्धति किसी द्विज जाति के अनुरूप परिवर्तित हो जाती है। यानी संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई जाति या फिर कोई समूह किसी दूसरी जाति के कर्मकांड, विश्वास, विचारधारा को अपनाकर जो है आगे बढ़ता है। तो ये हमारी विशेषता आ जाती है। दूसरी विशेषता आती है कि संस्कृतिकरण में केवल ब्राह्मणों का ही अनुकरण नहीं किया जाता, बल्कि क्षेत्रीय वैश्यों का भी अनुकरण किया जाता है, किंतु प्रत्येक स्थिति में निम्न जाति उच्च जाति का अनुकरण करती है। मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहली जो लाइन लिखी है वो ये है कि जो कल्चरलाइजेशन होता है, संस्कृतिकरण होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही फॉलो किया जाए। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, ये है ब्राह्मण। ठीक है, ये ब्राह्मण है। आपने 4 जातियों के बारे में तो सुना ही होगा। ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, फिर वैश्य लोग आ जाते हैं, ठीक है, जो व्यापार करते हैं, और लास्ट में अपने आ जाते हैं शूद्र। ठीक है, संस्कृतिकरण की विशेषता सबसे बड़ी ये है कि इसमें जो नीचे जाति का कोई भी व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या करता है, एक मिनट रुकिएगा, वो हमेशा क्या करता है, अपनी से ऊंची वाली जो जाति है, ठीक है, उसको अनुकरण करने की जो है पूरी कोशिश करता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ। इसमें सबसे पहले जो उन्होंने लिखा हुआ है, पता नहीं इतना शायद थोड़ा कम करना पड़ेगा मुझे, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है ब्राह्मणों को ही फॉलो करता है, उनके रीति रिवाज, खान पान को अपनाने की कोशिश करता है। कोई शूद्र जाति का जो होता है वो वैश्य जो होते हैं, जो व्यापार करते हैं, ठीक है, उनके रहन सहन को अपना सकता है, और जो वैश्य होते हैं वो क्षेत्रियों के रहन सहन को अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और जो क्षेत्रीय होते हैं वो ब्राह्मणों के रहन सहन को अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कल्चरलाइजेशन जो होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है, यानी कि जो नीचे जाति के लोग होते हैं वो अपनी से ऊंची जाति के लोगों को फॉलो करना चाहते हैं, और फिर जो उससे ऊपर आते हैं वो उससे ऊपर वाले को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इन्होंने बोल के रखा है। आप
आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि जो कल्चरलाइजेशन होता है उसमें जो ब्राह्मण होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही फॉलो करते हैं सारे लोग, चाहे वैश्य हों, चाहे वो क्षेत्रीय हों, चाहे वो शूद्र हों। नहीं, वो अपने से ऊपर अपने से ऊपर अपने से ऊपर को फॉलो जो है वो करते चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि तीसरा, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जाति के उच्च जाति के अनुकरण से ही चलती है। यानी हमेशा नीचे जाति वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा अपनी से ऊंची जाति वाले ये जो समूह हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया केवल जाति ही नहीं बल्कि जनजाति तथा अन्य समूहों में भी देखी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई जाति कास्ट से रिलेटेड ही होना चाहिए कि ब्राह्मण को ही फॉलो करेंगे। इसके अलावा जो जनजातियाँ होती हैं जो जंगलों में रहती हैं, अपनी स्पेसिफिक जगह में रहती हैं, अपने रीति रिवाज को फॉलो करती हैं, वो भी एक जनजाति दूसरी जनजाति को फॉलो कर सकती है। ठीक है, जिनमें ब्राह्मण क्षत्रिय जैसे कोई बंटवारा नहीं होता है। ठीक है, तो वो भी जिनका उनका जिस तरह से भी कॉन्सेप्ट होता है वो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, संस्कृतिकरण के द्वारा कोई भी जाति जनजाति या समूह उतार चढ़ाव के सामाजिक क्रम में परिवर्तन से ऊंचा स्थान प्राप्त करने की कोशिश करती है। यानी सीधी सी बात है कि कल्चरलाइजेशन में अगर कोई अपनी संस्कृति को बदलने की कोशिश करता है, अपने को बदलने की कोशिश करता है, खुद को बदलने की, खुद के जो भी उसकी प्रथाएं हैं, आस्थाएं, उसको बदलने की कोशिश करता है, तो वो हमेशा अपने से ऊपर वाली जाति को ही फॉलो करने की कोशिश करता है। ऐसा इसलिए माइंडसेट होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सबसे टॉप पर होता है लोग उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान होता है, तो लोग उसी पोजीशन को पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो है वो ऊँचा स्थान प्राप्त करने के लिए ही ये चीज़ की जाती है। उसके बाद आता है हमारा संस्कृतिकरण के कारक की बात करते हैं। यानी देखो, अब संस्कृतिकरण जो है, अब कोई ऐसा तो है नहीं जो अपनी संस्कृति को छोड़ना चाहेगा, है ना, या अपने खान पान तरीके जो भी इनके होते हैं रीति रिवाज उनको छोड़ना चाहेगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि संस्कृतिकरण को कहीं ना कहीं पोषित कर रहे होते हैं, उसको कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आपको जो है वो कल्चरलाइजेशन करना चाहिए। पहला पॉइंट है हमारे पास, या फिर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है यातायात एवं जनसंचार के माध्यम। आजकल के टाइम पे आप देखोगे कि आपको इतने सारे ट्रांसपोर्ट के तरीके मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का तरीका इसलिए संस्कृतिकरण में हेल्प करता है क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से और जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, एक गांव का व्यक्ति अगर शहर में जाना चाहता है तो उसको जल्दी से ट्रेन मिल जाएगी आजकल के टाइम पे। उसे पैदल नहीं जाना पड़ेगा जैसे पहले के लोग जाते थे, उसे पहिया गाड़ी पर नहीं जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगता था। ठीक है, जानवर थक जाते थे, मर जाते, बीच में काफ़ी दिक्कतें होती थी। लेकिन आजकल के टाइम पर आप जो ट्रांसपोर्ट को देखेंगे तो बहुत जल्दी से आप एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं। और इससे क्या होता है कि आप एक मतलब 2-3 घंटे में दूसरे शहर में जाकर उन जैसे लोगों में मिलने जुलने लग जाते हैं, वहीं रहने लग जाते हैं, उनको जानने पहचानने लग जाते हैं, उनकी चीज़ों को आप फॉलो करने लग जाते हैं। तो यातायात की वजह से जो लोगों के बीच में मिलने जुलने की जो प्रक्रिया है बहुत अच्छी हो चुकी है। आप ट्रेन में भी कहीं जाते हो तो आपको हज़ारों लोग मिलते हैं जो अलग अलग धर्म जाति वर्ग के लोग होंगे। उनसे आप 3 घंटे की ट्रेन में बैठे हो ना किसी सीट पर, उस पर कम से कम 5-6 लोग बैठे हैं तो आपकी अच्छी खासी बातचीत हो जाती है। कई बार तो नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, फिर आना जाना एक्सचेंज हो जाता है। तो ये है कि अगर जब कोई अलग संस्कृति का व्यक्ति किसी दूसरी संस्कृति से जाके मिलेगा और उसे ऐसा लगेगा कि हाँ ये वाला कल्चर मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, मुझे भी इसी को फॉलो करना चाहिए। मैं एग्जाम्पल यहाँ पर देती हूँ आपका। आपने देखा होगा कि हमारे इंडियन जो हैं वो वेस्टर्न कल्चर को बहुत फॉलो कर रहे हैं। वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अब दूसरे देशों तक लोगों की पहुँच हो चुकी है। आप टीवी की जैसे जनसंचार भी हेडिंग लिखी है, आप टीवी, फ़ोन, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इनके थ्रू भी आप देखते रहते हैं। भले ही आप दूसरे देश में ना जा पाएँ लेकिन आप उनके वीडियोस को तो अपने देश में देखते रहते हैं ना। उनके हर चीज़ को आप देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार ये तो इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे, मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनूंगा, मैं भी ऐसे ही पार्टी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ठीक है, तो कल्चरलाइजेशन जो है हमारा यातायात और जनसंचार, ये दोनों बहुत ज़्यादा स्पीड से इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो भी चीज़ लिखी हुई है ज़रूरी नहीं कि मैं उसी में से ही पढ़ के आपको वही चीज़ समझाने की कोशिश करूँ। मेरा खुद के एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत टाइम तक पढ़ाया हुआ है और इसी बेस पे मैं सिर्फ हेडिंग पढ़ती हूँ और आपको पूरा समझा देती हूँ एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशन। एजुकेशन से कल्चरलाइजेशन बहुत हुआ है। कल्चरलाइजेशन हम पॉजिटिव वे में लें तो पहले की हमारी संस्कृति और आज की संस्कृति में काफ़ी अंतर आ चुका है। पहले की संस्कृति अगर मैं नेगेटिव पॉइंट में लूँ
तो पहले की संस्कृति यही थी कि महिलाएं जो है वो घूंघट करेंगी, पर्दा प्रथा होगा, बाल विवाह भी होगा, ठीक है। ये मैं नेगेटिव पॉइंट बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारा पहले का कल्चर था। आजकल के टाइम पे आप अपने कल्चर में कितना डिफरेंस देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने किसी दूसरी संस्कृति में अच्छी चीज़ें देखी, है ना। अंग्रेज हमारे भारत में आए तो उन्होंने भी अपने देश के जो कल्चर है उसको यहाँ पे लाने की कोशिश करी, ठीक है, और हमने भी उसको फॉलो करने की कोशिश करी। तो ये चीज़ें कैसे हुई? ये शिक्षा से हुई। लोग एजुकेटेड होने लगे, उनको खुद भी समझ होने लगी कि नहीं, ये कल्चर जो हमारा अभी इसमें जो 2-3 बातें हैं ठीक नहीं है, तो उन्होंने चेंज कर दिया उसको। किसी ना किसी को कहीं ना कहीं देखा होगा इसी वजह से, ठीक है। हाँ, जो पिछड़ी जाति थी, अशिक्षित लोग थे, वो भी शिक्षित होने लगे। किताबों में बहुत सारी, क्योंकि किताबों में आपको सिर्फ इंडिया के बारे में थोड़ा पढ़ाया जाता है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, कहाँ कहाँ की हिस्ट्रियाँ पढ़ाई जाती हैं आपको, वहाँ से भी आप कितनी नॉलेज ले रहे होते हैं दूसरे कल्चर के बारे में, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये शिक्षा की वजह से आप घर बैठे बैठे दुनिया भर की जानकारी आपको मिल जाती है और आप अपना माइंडसेट चेंज करके उसको चेंज कर सकते हैं। फिर है सामाजिक सुधार आंदोलन। देखिए बहुत सारे तो सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे, ठीक है। निम्न जातियों को अपनी स्थिति सुधारने की प्रेरणा मिली थी। और बहुत सारे आंदोलन तो हमारे जब आप ये सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको समाज के बारे में इतनी जानकारी मिलती है ना, पूछो मत। बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलती है। कितने समाज सुधारक आए हैं, राजा राम मोहन रॉय आए हैं, ठीक है। अपने दयानंद सरस्वती जी हैं, आर्य समाज की स्थापना उन्होंने करी है, ब्रह्म समाज आता है, ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं। अपने ज्योतिराव फूले भी आ जाते हैं, ठीक है, और ताराबाई शिंदे भी हैं, ठीक है। उन्होंने महिलाओं के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम किया। तो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन भी हुए थे जिसकी वजह से थोड़ा सा कल्चरलाइजेशन हुआ है, चेंज हुआ है हमारी संस्कृति में। नगरीकरण की प्रक्रिया, यानी नगरीकरण का मतलब है शहर बनने लगे हैं, ठीक है। आजकल के टाइम पे देखो गांव कहीं ना कहीं बंजर से दिखेंगे आपको, क्योंकि वहाँ पे लोग रहते ही नहीं है। अब एक बार चले गए शहर में, वहाँ से मुड़ते नहीं हैं। भले ही वो किराए पे एक ही मकान में 20 बंदे क्यों ना रह रहे हो, वो गाँव में जाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये है कि धीरे धीरे इतना ज़्यादा नगरीकरण बढ़ रहा है कि शहर पे शहर बनते चले जा रहे हैं। आपको चंडीगढ़ जैसे शहर में भी देखेंगे तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी। अभी न्यू चंडीगढ़ बना हुआ है, मेरे घर के पास में ही है। आप देखेंगे वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मुंबई जैसी या दूसरे देशों जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ठीक है। अगर आप हम फोटो खिंचवाएंगे तो ऐसा लगेगा किसी दूसरे देश में आप पहुँच गए हैं। तो मतलब ये डेवलपमेंट हो रही है, शहरीकरण इतना उससे हो रहा है, नगर बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से भी लोग अपने कल्चर को चेंज कर रहे हैं। फिर है स्वतंत्रता, स्वतंत्र भारत का संविधान एवं कानून। अब देखो हमारा भारत आज़ाद हो गया तो हमने जो पुरानी चीज़ें थी उनको कहीं ना कहीं जो हमारे समाज को खोखला कर रही थी, महिलाओं के लिए अच्छी नहीं थी, पुरुषों के लिए भी अच्छी नहीं थी, तो ऐसी चीज़ों को हटा के हमने कुछ लॉ बना दिए कि आप ये चीज़ ही फॉलो कर सकते हैं, जो आप ये गलत काम नहीं कर सकते जो पूरे समाज के लिए नुकसानदायक हो। तो ऐसे कुछ कानून भी हैं। धर्म जाति के नाम पर भेदभाव ना करने की को बोला गया है कि पहले नीची जाति के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, लेकिन अब कानून बन गया तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता ना। आप किसी के धर्म को कुछ बुरा भला बोल सकते हैं, भला बोल लीजिए लेकिन बुरा नहीं बोल सकते आप, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो ये शो करते हैं कि कल्चरलाइजेशन जो है वो इनकी मदद से बहुत फास्ट होने लगा है और बहुत लोग अपनाने भी लगे हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, कल्चरलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस टॉपिक पे मैंने पहले भी 1 साल पहले की कुछ वीडियोज़ आप सर्च करेंगे तो काफ़ी और भी वीडियोज़ आ जाएंगी। बाकी ये मैंने थोड़ा PPT के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करी है, क्योंकि अभी थोड़ा ब्लैक बोर्ड की दिक्कत चल रही है, तो मैंने PPT बनाकर आपको समझाया इसको। बाकी जो 1 साल के पहले की वीडियो देखेंगे तो ब्लैक बोर्ड पर बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने उसको समझाया हुआ है, ये भी अच्छा ही है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।